Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team and in this video we are going to be covering topic number 42 and 43. सबसे पहले हम देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ जिसको ACL कहते हैं शॉर्ट में, और फिर देखेंगे हिस्टेरेसिस लूप. हिस्टेरेसिस लूप तुमने देखी होगी, ऐसी होती है और तुम्हें कभी समझ नहीं आया होगा. आज आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इट. चलो पढ़ते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से. ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या कहते हैं कि जो लूप होती है इट इज़ ओवर अ लूप. एक लूप तुम लेते हो इमेजिनरी, ठीक है. बी डॉट डी एल जो लेंथ है उस लूप की, और जो बी है मैग्नेटिक फील्ड जो उसके थ्रू पास कर रही है, दैट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई. इससे बेसिकली तुम करंट निकाल सकते हो. आई इज़ द नेट करंट इंक्लोज्ड, जो भी करंट उसके अंदर जा रहा है वो, और यहाँ पे एक लूप ली तुमने, तो आई जो बी डॉट डी एल है ओवर दिस लूप इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई. ठीक है, इतना ही कहते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. अब करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसके कुछ फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं. तुम्हारा एम्पियर सर्किटल लॉ डन है. लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो बी होता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2πd. ठीक है, सर्कुलर लूप के सेंटर में जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाय 2r. ये तुम्हें याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई बाय 2r, ये भी याद होना चाहिए. सोलेनॉइड के वजह होता है म्यू नॉट आई, बिल्कुल याद होना चाहिए. टोरॉइड से क्वेश्चन भी आया पिछली बार में. सोलेनॉइड और टोरॉइड में बस इतना अंतर है, ये सोलेनॉइड का म्यू नॉट एन आई होता है, टोरॉइड का होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2πr और कर देते हैं. और यहाँ पे जो छोटा एन होता है ना, इसका वैल्यू मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ये यहाँ पे ऐसे होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो जो n होता है बेसिकली वो n/l होता है. ठीक है, अब हमारे में जो सॉलिड सिलेंडर होता है केस बनता है. अब सॉलिड सिलेंडर के ना तुम कहाँ कहाँ निकाल सकते हो. सॉलिड सिलेंडर के बेसिकली अंदर भी मटेरियल होता है, तो उसके अंदर भी कुछ करंट होता है, सरफेस पे होता है, और बाहर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आती है. तो जो अंदर जब बेसिकली जो ये डिस्टेंस r है, मान लो ये यहाँ तक है r, ठीक है. तो जब ये r और ये पूरा का पूरा है रेडियस है, तो जब r की वैल्यू r से कम है यानी कि सॉलिड सिलेंडर के अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2π कैपिटल R का स्क्वायर. और जब r इज इक्वल टू r हो जाता है तो कर दो खुद से, यहाँ पे r कर दो, r से r कट गया तो क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr. ये तो तुम इसी से निकाल लोगे. और एक और आता है जब r की वैल्यू हमारे रेडियस से बड़ी हो जाती है, यानी कि जो इसका रेडियस है वो इससे ये r है और r यहाँ पे है, कहीं पे दूर है, तो इसका जो आता है वो आता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr. म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr तुमने देखा था, यही वाला है. ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr, ये याद रख लेना. ठीक है, फोर्स ऑन मैग्नेटिक डाइपोल 0 होता है, टॉर्क होता है mb साइन थीटा. और कुछ फोर्स और टॉर्क के क्वेश्चन है तो तुम कर सकते हो जैसे mb साइन थीटा, और मैग्नेटिक डाइपोल में फोर्स तो 0 लगता है. ठीक है, इतना काफ़ी है एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए. आगे हम क्वेश्चंस देख लेंगे. बेसिकली वो ना वायर के थ्रू करंट वो करवा देते हैं, पूछते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताओ, ये सब बताओ, तो इन सब फॉर्मूले से हो जाएगा. ओके, अब देखते हैं हम लोग हिस्टेरेसिस ग्राफ या लूप. इसको देखने के लिए ना सबसे पहले हमें दो चीज़ें समझनी है. मैं बाद में, मैंने नीचे जो थ्योरी कराई वो बाद में कराऊंगी. पहले ये ग्राफ देखो, इसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप. ठीक है, अब ये स्टार्ट कहाँ पे होता है, ये इस ओ पॉइंट पे स्टार्ट होता है ग्राफ. ठीक है, बेसिकली इस पॉइंट पे क्या है, हमारी एच की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है. आई क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन. एच क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी. बेसिकली एच है कोई तुम्हारे पास मैग्नेटाइज रखा हुआ, मतलब कोई सॉफ्ट आयरन रखा हुआ है, उसमें बाहर से तुम कुछ अपने मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो जिसकी वजह से उसमें मैग्नेटिज्म आए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आए, उसे कहते हैं एच. जो बाहर से दे रहे हो ना होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और आई होता है मैग्नेटाइजेशन, यानी कि वो कितना मैग्नेटाइज हुआ, वो खुद कितना मैग्नेटाइज हुआ, दैट इज गिवन बाय आई, मैग्नेटाइजेशन. और जो एच है वो बाहर की मैग्नेटिक हमारी जो फील्ड है उसको बता रहा है. ठीक है, तो बेसिकली जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या किया है, एक सॉफ्ट आयरन है उसको एक सोलेनॉइड में ऐसे रखा हुआ है. ठीक है, ऐसे रखते हैं ताकि उसमें जब हम अब सोलेनॉइड के थ्रू करंट पास करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी. अभी कहीं पे कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हो रखी है. मान लो हमने करंट पास किया, तो अब मैग्नेटिक करंट पास कर रहे हैं तो एच मिल रहा है ना, करंट बढ़ रहा है तो एच बढ़ रहा है. जैसे मान लो यहाँ पे ना हम लोग करंट बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ाते बढ़ाते एच बढ़ रहा है, एच बढ़ रहा है, तो इनको भी हो रहा है मैग्नेटाइजेशन, मतलब कि जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है उसको भी हो रहा है. मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें होते हैं डाइपोल्स, और डाइपोल्स एक पर्टिकुलरली पोजीशन में अलाइंड हो जाते हैं तो हमारी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है. सारे के सारे साथ अलाइंड होते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जो कि फेरोमैग्नेटिक में देखा जाता है. एक और बात है कि जो हिस्टेरेसिस ग्राफ या लूप है ये सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक में देखा जाएगा, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का फीचर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक का है. ठीक है, तो जैसे तुम आई बढ़ाते जा रहे हो, मतलब करंट बढ़ाते जा रहे हो, तो तुम्हारी ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ी है. जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा हो रहा है हमारा कि बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है.
उतने ज़्यादा हमारे उस सब्सटेंस को हो रही है कि उसको मैग्नेटाइजेशन करना है, मतलब कि उतने ज़्यादा उसके डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं। एक टाइम के बाद क्या होता है, सैचुरेशन आ जाता है। ए को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। ए में सैचुरेशन हो जाती है क्योंकि सारे के सारे डाइपोल्स क्या हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं। जो हमारे इसमें डाइपोल्स थे ना, वो सारे के सारे अलाइन हो गए हैं। तो जब डाइपोल सारे अलाइन हो जाएंगे तो क्या तुम और बढ़ाते जाओगे तो और होगा मैग्नेटाइजेशन, और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम पहुंच चुका है। वो ये वाला पॉइंट हमारा दिखा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम ए पे तो चले गए, हम बोलते हैं कि अब चलो वापस आ जाते हैं, मतलब कि वापस से जिस रास्ते से करंट को बढ़ा के लेकर गए थे उसी रास्ते से करंट को वापस कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू फिर से 0 हो जानी चाहिए मैग्नेटाइजेशन की। पर ऐसा नहीं होता है। देखो क्या होता है, नॉर्म देखो एच की वैल्यू, इस वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पे एच की वैल्यू तो 0 हो गई है ना, एच की वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन आई की वैल्यू 0 नहीं हुई। हमने यहाँ से यहाँ लेकर गए और यहाँ से जब वापस लेकर आए तो आई की वैल्यू 0 ही नहीं हुई, मतलब कि मैग्नेटाइजेशन है अभी भी उसमें। हमने सारा करंट हटा दिया फिर भी वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। पहले तो हमने उसमें इंड्यूस किया था उसका मैग्नेटाइजेशन, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा के कि चल तू अलाइन हो जा, तू फेरो मैग्नेटिक है तो, लेकिन अब ये ऑलरेडी अलाइंड ही है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड भी, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक है ना, तो ये विदाउट मैग्नेटिक फील्ड भी अलाइंड रहता है। और बेसिकली ये जो हमारा है कि जितना अलाइंड रहेगा ये, इसे कहते हैं रिटेंटिविटी, ठीक है। यहाँ पे सी वाले पॉइंट पे एच की वैल्यू तो 0 है लेकिन आई की वैल्यू 0 नहीं है, रिटेंटिविटी। ये ओ सी जो है हमारा रिटेंटिविटी को वो करता है, जिसका तो रिटेंटिविटी वो बेटर परमानेंट मैग्नेट। क्यों? क्योंकि हमने सब करंट वरेंट हटा दिया है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फिर भी वो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। यही तो चाहते हैं हम एक परमानेंट मैग्नेट से, है ना, यही चाहिए होता है हमको। तो जिसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है, जो बिना करंट के भी एच की वैल्यू 0 होने पर भी इतना मैग्नेटिक हो, उसी को कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसमें बेसिकली ये चीज़ ज़्यादा होती है, रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। पर हमें तो था कि यार नहीं यार, हमें इसको पूरा डीमैग्नेटाइज वापस से करना है, हमने खुद इसे मैग्नेटाइज किया और जब वापस से करंट 0 कर दिया तो फिर ये ऐसा क्यों हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरी डायरेक्शन में करंट बनाना शुरू करेंगे। मान लो पहले करंट एंटी क्लॉकवाइज था तो अब क्लॉकवाइज करेंगे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन उल्टी, उसमें उल्टी। तो इसलिए बेसिकली जब हमने एंटी क्लॉकवाइज से पहले था, मान लो एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज कर दिया तो थोड़ा हमारा करंट कम, हमारी मैग्नेटाइजेशन कम होती होते यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब हमारी आई की वैल्यू 0 हो गई, मतलब हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े, बाहर से एक्स्ट्रा करंट डालना पड़ा, तब जाके 0 हुआ। वो हमारे उस तरीके से नहीं हुआ कि वापस 0 लेकर आए, हमने उल्टा किया तब जाके वो 0 हुआ है, वापस से डीमैग्नेटाइज हुआ है ना, डीमैग्नेटाइज हो गया। यहाँ पे मैग्नेटाइज हुआ था ऐसे ऊपर जाके, यहाँ पे डीमैग्नेटाइज हो गया। अब वापस से क्या करेंगे हम, करंट वही करते जा रहे हैं तो यहाँ पे फिर ये मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। ये मतलब यही ग्राफ है, इसका नीचे वाला वर्जन मतलब इसका उल्टा है, ऑपोजिट। जैसे ये हमारा था क्या, रिटेंटिविटी, ये भी हमारी रिटेंटिविटी है। ऑल्सो एक ये प्रॉपर्टी है ओडी, ये जो रिप्रेजेंट कर रही है, इसे कहते हैं कोअर्सिविटी, मतलब कि कितना ज़्यादा हमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी उल्टा करना पड़ रहा है, यानी कि करंट उल्टा लगाना पड़ रहा है ताकि हमारा मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाए। मतलब कि कितना ज़्यादा हमें नेगेटिव डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा है कि जो हमारी मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो लूज़ कर दे हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और डीमैग्नेटाइज हो जाए। उसको हम लोग कोअर्सिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या चाहिए तुमको परमानेंट मैग्नेट में, जल्दी हो जाए? नहीं ना, कोअर्सिविटी बड़ी चाहिए ना, कि जितना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेगा वो वापस 0 होने के लिए, डीमैग्नेटाइज होने के लिए। तो तुम्हें यहाँ से समझ आ गया कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसके लिए क्या ज़्यादा होना चाहिए, कोअर्सिविटी ज़्यादा होना चाहिए, और ये हमारा जो रिटेंटिविटी है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। ये बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो हमारा मैग्नेट बिल्कुल झकास बनेगा, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। बाकी चीज़ें यही है, वापस से ए पे गया और ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ये हिस्टेरेसिस लूप हो गया। तो ये वाला लूप है ना, ऐसे और ऐसे, मतलब ये और ये, इसे कहते हैं हम लोग हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है। अब जो इसका एरिया होता है ना हिस्टेरेसिस लूप का, वो प्रपोर्शन होता है एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन ईच साइकिल। क्योंकि मैंने क्या कहा कि जैसे हमने पहले करंट बढ़ाया फिर वापस 0 किया, पर ये 0 पे नहीं आया हमारा मैग्नेटिज्म, हमें और उल्टा करंट देना पड़ा तब जाके ये 0 पे आया। तो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, हम हर बार एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो एनर्जी ज़्यादा लग रही है। बाकी एनर्जी कहाँ जा रही है फिर? एनर्जी तो कंजर्व होती है ना, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से। तो कहाँ जा रही है एनर्जी? एनर्जी जा रही है डाइपोल्स को अलाइन करने में, जो कि मटेरियल के अंदर है डाइपोल्स, एटॉमिक डाइपोल्स है, उनको अलाइन करने में जा रही है, ठीक है। इसलिए इसमें जो एरिया होता है इस लूप का, हिस्टेरेसिस लूप का, वो देता है एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन ईच साइकिल, ठीक है। बाकी मैंने तुम्हें चीज़ें बता दी हैं। कोअर्सिविटी में क्या हो गया कि हमारे एच की वैल्यू भी 0 है, आई की वैल्यू भी 0 है, उसे कहते हैं कोअर्सिविटी। यहाँ पे डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है।
अब हिस्टेरिसिस का मतलब क्या होता है? दिस इज हिस्टेरिसिस लूप, बट व्हाट इज एक्चुअली हिस्टेरिसिस? व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन इज टेकन थ्रू अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द लैगिंग बिहाइंड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई विद इन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। हम लोग एच को देखो यहाँ से लेकर यहाँ गए, फिर एच को जीरो कर दिया, लेकिन तब भी ये मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ, बहुत बाद में हुआ, तो ये पीछे चल रहा है ना, लैग बिहाइंड कर रहा है। एच की वैल्यू जीरो होने पर भी ये जीरो नहीं है, तो दिस इज लैगिंग बिहाइंड, मैग्नेटाइजेशन इज लैगिंग बिहाइंड आर मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज हिस्टेरिसिस। और फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ एच आई इज़ नॉट यूनिक। जैसे कि मान लो कि हमारी ये वाली वैल्यू है एच के लिए, इसके लिए देखो आई की कितनी वैल्यू है, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू है, तो एच की एक वैल्यू के लिए, यूनिक वैल्यू के लिए आई की वैल्यू यूनिक नहीं है। हमें पहले पता होना चाहिए कि कहाँ पे है हमारा डी मैग्नेटाइज से मैग्नेटाइज हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो ये एक चीज़ है जो कि पैरा उसमें नहीं होती है, पैरामैग्नेटिक में जो होता है जो हमारा यूनिक वैल्यू ऑफ एच के लिए आई की वैल्यू भी यूनिक ही होती है, ठीक है, इसमें नहीं होती। लेकिन चलो अब आगे का पढ़ते हैं। व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज बीइंग टेकन थ्रू अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिमेनिंग इन द स्पेसिमेन इवन व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज जीरो। जब तुमने बाहर से जीरो कर दिया फिर भी उसके अंदर कुछ रहती है ना मैग्नेटाइजेशन, उसे कहते हैं रेजिडुअल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या फिर हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा क्या, ये वाली चीज़, ये, ठीक है, retentivity. When a ferromagnetic material is being taken through a cycle of magnetization, the reverse magnetization is to zero is called as coercive field. इसको तुमने coercive field लिखा है, ये वाली चीज़ coercive field, ठीक है, साफ साफ है। चलो अब क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, इतना ईजी आई गेस समझ आ गया होगा, आगे मैं थोड़ा और समझा दूंगी क्वेश्चंस के थ्रू। चलो सबसे पहले हमने एम्पियर सर्किट और लॉ किया था इन अ लूप में जो इंटीग्रेट करके। चलो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ स्टेडी करंट आई। जब भी वायर में करंट चल रहा है और हमें बोला है तो उसको ना सॉलिड सिलेंडर मानना है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर हमने पढ़े थे ऊपर फॉर्मूले। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम है। रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स बी एंड बी डैश एट इट रेडियल डिस्टेंसेज a/2 एंड 2a रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। एक्सिस ऑफ द वायर से एक a/2 पे और एक 2a पे, मतलब नॉर्मल इसका a है रेडियल डिस्टेंस, आधे रेडियस पे और डबल रेडियस पे क्या होगा, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। बेसिकली क्या हो जाएगा, जो हमारी वैल्यू है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पहले, p इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, म्यू नॉट आई ए बाई टू अपॉन में 2 पाई ए स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई ए स्क्वायर किया, a/2 ऐसे लिखा और 2 पाई ए स्क्वायर इसको लिख दिया, ये हमारा हो गया अंदर का। 2 पाई को कैसे लिखेंगे, b डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, ऐसे ही होता है। ऊपर फॉर्मूला देख लेना तुम, ये सब काट कुट के तो पूरा कट जाता है और आंसर आ जाएगा 1। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब दोनों बराबर है। तो इससे तुम क्या याद रख सकते हो, क्या सीखा तुमने एक्चुअली इस क्वेश्चन से? एक तो ये दोनों फॉर्मूले सीखे हैं, पर और क्या सीखा 2016 के PYQ से, कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ बेसिकली जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर रेडियस के अंदर है आधा डिस्टेंस a/2 पे है, इफ़ a इज़ द रेडियस, इफ इट इज़ a/2 एंड इफ इट इज़ 2a, डबल डिस्टेंस कर दो, आधा डिस्टेंस कर दो, मैग्नेटिक फील्ड दोनों केस में सेम रहती है, ठीक है, बस यही सीखा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, रेडियस r का, इज कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड b विद द डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। अभी मैंने बताया b इनसाइड का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू नॉट बाय 2 पाई आई डी अपॉन में r स्क्वायर, है ना, आई ए अपॉन में r स्क्वायर जो मैं कह रही थी। तो ये प्रोपोर्शनल है हमारा, म्यू नॉट आई जो b इनसाइड है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ ऐसा बनता है, यही आंसर मिल गया था हमें। पर और देखते हैं, जो b सरफेस पे होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर एंड दिस इज़ मैक्सिमम, इस केस में मैक्सिमम है, ठीक है। और जब d की वैल्यू r से बड़ी हो जाती है, मतलब कि बाहर चला जाता है, तो वो कम होने लगती है ना, b कम होने लगता है, मतलब d जितना बढ़ेगा उतना b कम होगा, तो हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है ये वाला। तो अंदर है ये जो है ये उसके लिए बनेगा, इसमें लिखा है सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, ये बनता है हमारे हॉलो के लिए, क्योंकि हॉलो के अंदर कोई करंट नहीं बहता है, तो करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आती है। लेकिन सॉलिड में अंदर में प्रोपोर्शनल होता है। बेसिकली इसको ना तुम ऐसे भी समझ सकते हो, तुम्हें अगर ज़्यादा वो लगता है कि जैसे एक पॉइंट है, ये अंदर है ये बाहर है और यहाँ पे मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम ज़्यादा की तरफ आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे वैल्यूज़ बढ़ेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे हम मैक्सिमम ऑलरेडी आ चुके थे, हम इससे और दूर जा रहे हैं, और दूर जाने का क्या मतलब है कि ये हमारी कम हो जाएगी, बस यही है इस वाले ग्राफ में। बाकी तुम डायरेक्ट फॉर्मूले से इसको अपना रिलेशन निकाल के कर सकते थे।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2019 का PYQ है ये। 2 टोरॉइड्स 1 and 2, एक और दो टोरॉइड्स हैं, इनके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 200 and 100 रिस्पेक्टिवली विद एवरेज रेडियाई 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ दे कैरी द सेम करंट आई, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द 2 लूप्स। इसमें तुम्हें निकालना है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके लिए क्या पता होना चाहिए, टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर होती है ना। एन की वैल्यू क्या होती है, एन पाई लेंथ, एन अपॉन में 2 पाई आर। B1 बाय B2 करो, म्यू नॉट N1 आई अपॉन में म्यू नॉट N2 आई। म्यू नॉट कट गया, N1 N और आई भी कट गया, क्योंकि सेम करंट आई है तो आई भी कट जाएगा रेशियो में, आई का कोई काम नहीं है। N1 बाय N2 करना है तो B1 बाय B2 मिल जाएगा। N1 बाय N2 होता है क्या है, कैपिटल N1 अपॉन में 2 पाई आर N1 इंटू 2 पाई R2 अपॉन में कैपिटल में N2, राइट। अब तुमने N1 क्या है 200 और R1 क्या है 40 सेंटीमीटर, डालो 200 अपॉन में 2 पाई, R1 की वैल्यू 40 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इधर डालो 2 पाई R2 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू -2 और 2 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे ये पूरी चीज़ भी कटकुटा के बना जाती है। तो B1 बाई P2 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1:1, ठीक है। तो तुमने ये हो गया एम्पियर सर्किट और लॉ वाले क्वेश्चंस। इसमें तुम्हें ये फॉर्मूला आना चाहिए था, अंदर में कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है, बाहर कितना होता है। इसमें भी सेम क्वेश्चन था, मतलब ये देखो सिलेंडर वाले के कितने फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार दे देते हैं PYQ में। और इस क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा अलग सा था, टोरॉइड का निकालना था, म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर से निकाल सकती थी, एंड यू वुड हैव गॉट योर आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फॉर सब्सटेंस हिस्टेरिसिस BH कर्व्स आर गिवन एज शोन इन फिगर। एक हिस्टेरिसिस के लिए ये कर्व्स दे रखे हैं। फॉर मेकिंग टेम्पररी मैग्नेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट। हमने क्या पढ़ा था, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या चाहिए, हाई रिटेंटिविटी चाहिए और हाई कोअर्सिविटी चाहिए। टेम्पररी मैग्नेट के लिए क्या चाहिए, हिस्टेरिसिस लूप शुड बी शॉर्ट एंड नैरो। वाई, बिकॉज टेम्पररी मैग्नेट जितना हमने क्या बोला कि जितना ज़्यादा एरिया है लूप का उतना ज़्यादा क्या है, एनर्जी जो वेस्ट हो रहा है। हमें कम एनर्जी वेस्ट करनी है, हमें टेम्पररी मैग्नेट चाहिए, एनर्जी हम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो एनर्जी ज़्यादा नहीं दे सकते तो क्या होना चाहिए, एरिया और लूप कम होना चाहिए, है ना। तो लूप का हिस्टेरिसिस लूप शुड बी शॉर्ट एंड नैरो एंड शुड हैव लो रिटेंटिविटी एंड कोअर्सिविटी। तो देखो जिसकी लो रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी ये वाला है, जिसका एरिया ऑफ लूप सबसे कम है और रिटेंटिविटी भी कम है और कोअर्सिविटी भी कम है, यानी कि उसको मतलब तुरंत जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड हटाई, बाहर से करंट हटाया, वो डीमैग्नेटाइज हो गया। जैसे हम थोड़ा सा लगाते हैं वो हो जाता है। तो इसी को चाहिए तो चाहिए टेम्पररी मैग्नेट के लिए। तो टेम्पररी मैग्नेट के लिए क्या चाहिए, लो मैग्नेट, लो रिटेंटिविटी, लो कोअर्सिविटी, याद रख लेना आप ये तुम्हें, क्योंकि परमानेंट का तो पता है। देखो, द फिगर illustrates how B, the flux density inside a sample of unmagnetized ferromagnetic material varies with B naught, the magnetic flux density in which the sample is kept. For the sample to be suitable for making a permanent magnet. अब इस सैम्पल को परमानेंट मैग्नेट बनाना तो क्या करना पड़ेगा, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए तुम्हें पता है OQ क्या है हमारी, बेसिकली रिटेंटिविटी, और OR क्या है, कोअर्सिविटी। परमानेंट मैग्नेट बनाने के दोनों की वैल्यू हाई होनी चाहिए, शुड बी लार्ज। यही है, डायरेक्ट आंसर आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। देखो अब ना मैं तुम्हें एक चीज़ बता दी हूँ पहले, सॉफ्ट आयरन और स्टील का हिस्टेरिसिस लूप देखो। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए तुम्हें दो चीज़ें तो पता है, हाई रिटेंटिविटी और हाई कोअर्सिविटी, लेकिन एक चीज़ नहीं पता है, वो होता है लार्जर एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। क्यों ज़्यादा एरिया क्यों चाहिए, देखो जितना ज़्यादा एरिया होगा यानी कि उतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगा, यानी कि उतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है जब भी हम ये लोग इसको बार बार इधर लाते हैं। तो क्या हमें बार बार इधर लाना है परमानेंट मैग्नेट को, नहीं लाना ना, हमें तो उसे इसी पॉइंट पे रखना है कि वो मैग्नेटाइज ही रहे। चाहे हम मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है या फिर जो हमारा बेसिकली करंट हम दे रहे हैं उसको मैग्नेटाइज करने के लिए, वो हम ज़ीरो कर दें तो भी हमारा वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज रहे, हमें तो यही चाहिए, है ना। तो बेसिकली जो हमारा लार्जर एरिया हिस्टेरिसिस लूप है वो यही बता रहा है कि एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होता है तो वो चीज़ करना चाहेगा कोई भी नहीं ना, कोई नहीं करता, ज़्यादा एनर्जी नहीं देता है कोई भी। तो एनर्जी जब नहीं मिलेगी तो यही रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोअर्सिविटी, लार्जर एरिया द लूप एंड इट एक्ट्स द बेटर परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अब देखो ये 3 पॉइंट होते हैं जो कि होते हैं फैक्टर्स इन परमानेंट मैग्नेट, लेकिन इनमें से एक पॉइंट पे सॉफ्ट आयरन जीतता है। सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी दोनों पॉइंट में ज़्यादा बड़ा ऐसा हारता है। तो इसलिए हमारा स्टील एक बेटर परमानेंट मैग्नेट है रादर देन सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन है टेम्पररी मैग्नेट बनाने के काम आता है, ठीक है। हार्ड फेरोमैग्नेट और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट में देखा होगा कि कुछ हार्ड है कुछ सॉफ्ट है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कड़े हैं और वो छूट मतलब ऐसे ही सॉफ्ट है। इसका मतलब यह है कि हार्ड वाला जो है उस पर मैग्नेटिज्म लूज़ नहीं होती है और सॉफ्ट वाले में मैग्नेटिज्म लूज़ हो जाती है। टेम्पररी मैग्नेट है वो। टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए लो रिटेंटिविटी लो कोर्सिव फोर्स चाहिए, ठीक है। इन कॉइल ऑफ जनरेटर, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर वही सब यूज़ होते हैं, है ना। स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप और ये सब, ओके। आई होप यू गॉट इट। इतना ही है, तुम्हें समझ तो आ गया होगा हिस्टेरिसिस क्या क्या चीज़ें होती है। टेम्पररी मैग्नेट में लो रिटेंटिविटी लो कोअर्सिविटी चाहिए, परमानेंट मैग्नेट में दोनों ज़्यादा चाहिए। और बाकी तो फॉर्मूले हैं सोलेनॉइड, टोरॉइड, ये वाला याद रख लेना।
ऐसे कर्व्स हमने, ऐसे ग्राफ हमने बहुतों के बनाए हैं, पोटेंशियल के बनाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बनाए हैं, वो भी रिवाइज़ करते रहना टाइम टू टाइम। ये हो गया हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। थैंक यू।